हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों आज है 15 अप्रैल और आज के वीडियो में हम 15 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इस वीडियो की PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जुलाई 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की है। इसके अलावा अगर आपको जनवरी और फरवरी 2023 मंथ की PDF ई बुक डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की, तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप ये दोनों PDF ई बुक डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो PDF ई बुक होगी इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ यूपी जीके से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश के जो ये आपका ODOP हो गया, हर एक जिले का उत्पाद कौन सा है वो उसमें बताया गया है, आपको चित्र के साथ उसमें बताया गया है। इसके अलावा और भी जैसे नृत्य हो गए, ठीक है, प्रमुख शोध संस्थान हो गए, तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको कवर किया गया इस PDF ई बुक में। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया है? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे A करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा रैपिड एक्स दिल्ली और किस शहर के बीच चलाई जाएगी? तो दिल्ली और मेरठ के बीच चलेगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है, गोंड पेंटिंग जिसको GI टैग दिया गया है। अगला है, विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत रहा है इसमें 77वें स्थान पे। ऑप्शन नंबर इसका C करेक्ट हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानकों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो जो हमारा भारत है ये जो है इस रिपोर्ट में शीर्ष पर आता है अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सुरक्षा मानक में। अगला है, MRF दुनिया का कौन से नंबर का सबसे मजबूत टायर ब्रांड बना? तो जो MRF है ये जो है दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टायर ब्रांड बन गया है। अगला है, IPL में तीसरे सबसे तेज 3000 रन तक पहुंचने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो जोस बटलर जो है ये 3000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। अगला है, 14 अप्रैल को निम्न में से किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो किसकी? डॉक्टर BR अम्बेडकर की। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया? अब ये जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है वाराणसी से संबंधित है और इसका जो शुभारंभ है वो विदेश मंत्री ने कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा B, युगांडा में। ठीक है, अभी यात्रा पे थे विदेश मंत्री युगांडा की 10 अप्रैल 2023 को और वहाँ पे उन्होंने जो है युगांडा के कंपाला की अपनी यात्रा के दौरान वाराणसी की जो तुलसी घाट बहाली परियोजना है इसका शुभारंभ किया। ठीक है, इसके बाद जो विदेश मंत्री हैं वो 13 से 15 अप्रैल तक जो है उनकी यात्रा कहाँ पे रहेगी? मोजाम्बिक में। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोजाम्बिक में जो है जाने वाले ये पहले विदेश मंत्री हो जाएंगे, इस वजह से नाम ध्यान रखेंगे कि भारत के किसी विदेश मंत्री की मोजाम्बिक गणराज्य की ये पहली यात्रा होगी। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि 10 अप्रैल को जो विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, इनकी यात्रा थी युगांडा में और युगांडा की कंपाला में इन्होंने जो है वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। और दोस्तों तुलसी घाट बहाली परियोजना ये है क्या? ठीक है, दरअसल ये जो योजना है तुलसी घाट बहाली परियोजना, इसका उद्देश्य यही है कि दुनिया का जो सबसे पुराना जीवित शहर है वाराणसी, ठीक है, इसको और अधिक सुंदर बनाना। और वहाँ पे विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि जो युगांडा के लोग हैं वो जो है हमारे वाराणसी का दौरा करेंगे या हमारे वाराणसी की यात्रा पर आएंगे, ऐसा विश्वास है। ठीक है, ऐसा कहा गया। तो ध्यान रखेंगे आप इसको कि तुलसी घाट बहाली परियोजना का जो शुभारंभ है वो किस देश में किया गया? विदेश मंत्री S जयशंकर के द्वारा। तो इसका किया गया कहाँ पे? युगांडा में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। दोस्तों तुलसी घाट से संबंधित भी इंपॉर्टेंट कई बातें हैं, जैसे तुलसी घाट की अगर हम बात करें कि इसका पुराना नाम क्या है,
तो इसका पुराना नाम था लोलार्क घाट। ये ध्यान रखेंगे, नाम क्या था, लोलार्क घाट जो है ये इसका पुराना नाम था तुलसी घाट का। और जो तुलसी घाट है इसका नाम जो है ये किसके नाम पे पड़ा, तो जो संत गोस्वामी तुलसीदास हैं उन्हीं के नाम पे इसका नाम तुलसी घाट पड़ा था। तो ये आपको याद होगा, ठीक है, पता होगा। यहाँ से ध्यान रखेंगे ये कि युगांडा में जो है तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया गया एस जयशंकर के द्वारा। अगला है, किस राज्य में स्थित सुहेलवा अभ्यारण्य में बाघों का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण दर्ज हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों हाल के बाघ जनगणना हुई थी तो उसके अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये नाम याद रखेंगे, तो इसको जो है एक नया क्षेत्र घोषित किया गया जहां पर बाघों के फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1988 में की गई थी और ये उत्तर प्रदेश के, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 452 वर्ग किलोमीटर है और भारत और नेपाल की सीमा पर ये स्थित है। कौन सा अभ्यारण्य, सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। यह अपनी प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है और निकटवर्ती हिमालय की शिवालिक श्रृंखला के नाम पर इसका नाम हुआ है, कि जो शिवालिक श्रृंखला है उसी के नाम पर इसका नाम सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य किया गया है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य भाबर तराई पारिस्थितिकीय प्रणाली क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो अपनी विविध फ्लोरा और फौना के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको जो है एक नया क्षेत्र घोषित किया गया है जहाँ पे बाघों के फोटोग्राफिक सबूत पहली बार पाए गए हैं। और सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य ये है कहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में, तो श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में ये स्थित है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी जो है IIT कानपुर ने ये जो एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड है इसके साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा। दोस्तों स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर यानी SIIC IIT जो कानपुर है इसने एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझौते में हस्ताक्षर किए हैं। यानी IIT कानपुर ने किसके साथ समझौता किया है, तो ये किया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों में बदलने से बने 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। यानी ये है क्या, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, तो ये जो है जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली उद्यमों में बदलने से जो 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बने थे उन्हीं में से एक ये है। समझौते के लिए IIT कानपुर SIIC यानी कि स्टार्टअप इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर और एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों की उपस्थिति में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कानपुर में हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यही ध्यान रखना है कि हाल ही में IIT जो कानपुर है इसने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो वो किया है किसके साथ, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ। अगला है, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल की किस्म को GI टैग दिया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो नागरी दुबराज एक चावल की किस्म है इसको जो है अभी GI टैग दिया गया है। इससे इस ब्रांड को एक अद्वितीय पहचान मिलेगी और इसके लिए एक विस्तृत बाजार खुलेगा, क्योंकि किसी भी उत्पाद को जब GI टैग दिया जाता है तो उसकी जो पहुंच है वो नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि छत्तीसगढ़ से कौन सा है, नागरी दुबराज एक चावल की किस्म है, इसको GI टैग दिया गया। दुबराज चावल या दुबराज चावल एक ही बात है। इसे छत्तीसगढ़ का बासमती भी कहा जाता है और बहुत ही ये सुगंधित होता है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश चंदेल के अनुसार दुबराज चावल जीरा फूल चावल के बाद GI टैग प्राप्त करने वाली दूसरी ब्रांड है जिसे 2019 में GI टैग प्रदान किया गया था। तो चावल की अगर हम बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है यहाँ से ये दूसरी चावल की किस्म है जिसको GI टैग अभी दिया गया है। अब आपको यहाँ से क्वेश्चन याद आ रहा होगा कि अभी हाल ही में एक और राज्य है जिसकी एक चावल को जो है GI टैग दिया गया, तो वो कौन सा है, तो याद होगा आपको बिहार का प्रसिद्ध मरचा चावल
ठीक है, ध्यान रखेंगे बिहार से संबंधित मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया था। और ये है नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ से संबंधित। तो ये दोनों चावल हैं, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके अलावा जीआई टैग एक और उत्पाद को भी दिया गया था, कौन सा, तो लद्दाख से वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया, ये ध्यान रखेंगे। और जम्मू कश्मीर से बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया, ठीक है। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया। तो ये सारे जीआई टैग हैं जो कि अभी इसी पिछले महीने और इस महीने में दिए गए हैं, तो ये सारे याद रखेंगे। अगला है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव किस राज्य में लॉन्च हुई। तो ये लॉन्च हुई है केरल में, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारत की जो पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है सूर्यमसु। केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन द्वारा ये लॉन्च की गई है, जो कि 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। नाव के पास जनरेटर भी है जो यात्रियों की लिफ्ट प्रणालियों और एयर कंडीशनर को चलाने में मदद करेंगे। सोलर पैनल नाव की लगभग 75% ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जबकि शेष ऊर्जा जनरेटर द्वारा उत्पादित की जाएगी। ये जो नाव है ये श्रीलंका में बनाई गई है 3.95 करोड़ रुपए में। तो याद रखेंगे कि भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो है वो किसने लॉन्च की है, तो केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन द्वारा ये लॉन्च की गई है। और इसका नाम क्या है, तो सूर्यमसु इसको नाम दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है, फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में किस देश को दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला। तो ये मिला है तिब्बत को, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, ये जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स है ये भी जारी की गई है साल 2023 को लेकर के। किसने जारी की है, तो ये ध्यान रखेंगे ग्लोबल वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के द्वारा ये जारी की गई है। अब ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, इसका जो शीर्षक है वो क्या है, तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, ये इसका शीर्षक है। फ्रीडम हाउस इंडेक्स आप याद रख सकते हैं 2023 का। इसमें जो तिब्बत है इसको जो है दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश के रूप में स्थान दिया गया, यानी सबसे कम जो आज़ाद देश है दुनिया भर में वो कौन सा है, तिब्बत। रिपोर्ट में बताया गया कि फ्रीडम हाउस ने दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ तिब्बत को दुनिया का सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया गया। यानी यहाँ पे अगर हम ये बात करें, ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार स्कोर दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो एक जैसे स्कोर है वो 100 में होता है, यानी अधिकतम स्कोर 100 होता है और न्यूनतम स्कोर 1 होता है। तो जिस भी देश को एक स्कोर दिया गया है वो जो है दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश है। तो एक स्कोर किसको दिया गया है, दक्षिण सूडान को दिया गया, सीरिया को दिया गया और तिब्बत को दिया गया। तो ये जो है सबसे कम आज़ाद देश है। और इनमें भी अगर हम बात करें सबसे कम कौन सा है, तो है तिब्बत। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनको जो है सबसे कम मुक्त देश के रूप में स्थान दिया गया है। तीनों देशों के नाम ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णतः मुक्त देश कौन से हैं, तो नॉर्वे आता है, फिनलैंड आता है और स्वीडन आता है। और ये जो तीनों देश हैं इन्हें 100 का स्कोर दिया गया, यानी पूरी तरह से मुक्त, पूरी तरह से स्वतंत्र देश कौन से हैं दुनिया के, तो ये 3 देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन। अब इस रिपोर्ट में अगर भारत की बात करें तो भारत को 66 स्कोर दिया गया है और भारत को आंशिक रूप से मुक्त देश कहा गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। तो यहाँ से सारी बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 जारी हुआ है इसमें कौन सा देश सबसे अधिक स्वतंत्र है, तो वो है कौन सा, नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन, ठीक है, इन्हें 100 का स्कोर दिया गया। इस रिपोर्ट में कौन सा देश सबसे कम स्वतंत्र है, यानी आप कह सकते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, तो वो है तिब्बत, दक्षिण सूडान और सीरिया। और उनमें भी तिब्बत सबसे नीचे आता है। और भारत 66 इसको स्कोर दिया गया है और ये आंशिक रूप से मुक्त देश है। अगला है, भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, केशव महिंद्रा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा के मानद चेयरमैन व फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल सबसे उम्रदराज भारतीय अरबपति केशव महिंद्रा का जो है 12 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। महिंद्रा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा की एज कितनी थी, तो 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। और ये 1962 से 2012 तक यानी कि 48 वर्षों तक महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन थे। और अभी अगर देखा जाए कि महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन कौन है, तो उनके भतीजे आनंद महिंद्रा है। इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। बिजनेस जगत में केशव महिंद्रा के योगदान के लिए साल 1987 में इन्हें जो है फ्रांस की सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया था। तो ध्यान रखेंगे कि इंडिया में अभी जो सबसे उम्रदराज अरबपति थे वो थे कौन से, इनका नाम था केशव महिंद्रा, ठीक है। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में इनका नाम शामिल था। तो भारत के सबसे उम्रदराज ये अरबपति थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। 99 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है।
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है छोटे डेयरी किसानों और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए संजीवनी नामक एक परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का जो उद्देश्य है वो ये है कि टेलीमेडिसिन और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों को उनके घर पर सुविधाजनक और उच्च गुणवत्ता वाली पशुधन देखभाल सेवाएं प्रदान करके उनके जीवन को बेहतर बनाना, ये इसका उद्देश्य है। यह सेवाओं के लिए टर्न अराउंड समय को कम करने और संभावित प्रकोपों को रोकने में सहायता करेगा। तो ध्यान रखेंगे, संजीवनी नामक जो परियोजना है इसे किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है छोटे डेयरी किसान और पशुपालकों की आजीविका के उत्थान के लिए। तो दोस्तों ये थे 15 अप्रैल से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की वुड कार्विंग को जीआई टैग दिया गया? ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, लद्दाख। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग कोशिश किया करो कि क्वेश्चन का आंसर करें। यह है आज का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में एक दिन में कितने पौधे लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।